हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, अब तक जो हमने वीडियोस देखे, अब तक जो भी हमने चर्चा की, वो सब सिंगल फेज एसी सर्किट या सिंगल फेज एसी सप्लाई की चर्चा की। इस वीडियो में आपको थ्री फेज एसी सप्लाई या थ्री फेज एसी सर्किट के बारे में चर्चा करनी है। और थ्री फेज एसी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इसके फंडामेंटल हैं, वो सब के सब सिंगल फेज एसी सर्किट की तरह हैं। मीन्स अगर आपको सिंगल फेज एसी सर्किट के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इसको पढ़ने में आपको बहुत तकलीफ़ नहीं होगी। तो शुरू करते हैं बच्चों। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने स्क्रीन पे नोट्स डिस्प्ले किया हुआ है, ये आप लेके बैठेंगे ताकि आप मेरे साथ ये जो वीडियो में जो चल रहा है उसके साथ आप कोऑर्डिनेट हो सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इसका नाम है थ्री फेज एसी सर्किट। भाई, ये जो थ्री फेज एसी सर्किट है वो सिंगल फेज एसी सर्किट से थोड़ा सा अलग है, सिंगल फेज एसी सप्लाई से थोड़ा सा अलग है। मैं आपको ऐसे ही मोटा मोटी थोड़ा हट के बात करता हूँ कि बच्चों, आपके घर में जो सप्लाई आता है वो सिंगल फेज आता है, सिंगल फेज एसी सप्लाई आता है। तो भाई, थ्री फेज कहाँ पे इस्तेमाल होता है? थ्री फेज वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे हैवी लोड्स ड्राइव करने होते हैं। हैवी लोड्स मींस जहाँ पे हाई वाटेज के लोड ड्राइव करने होते हैं, वहाँ हम थ्री फेज एसी सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके कॉलोनी में या कॉलोनी के आसपास जो है वो फ्लोर मिल, आप गए होंगे कभी फ्लोर मिल पे, जहाँ पे जिसको आटा चक्की बोलते हैं। तो वहाँ पे जो सप्लाई उसने ले रखा है फ्लोर मिल वाला, वो क्या ले रखा है? थ्री फेज एसी सप्लाई। क्यों? क्योंकि उसको जो है, जो वो चक्का लगाया रहता है मशीन में, वो बहुत हैवी है और उसको हैवी मोटर ड्राइव करेगा। मीन्स वो हैवी लोड है और वो सिंगल फेज से ड्राइव नहीं हो पाएगा। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, इवन आपके कॉलेज में जो सप्लाई आई है वो कौन सी सप्लाई है? थ्री फेज सप्लाई है। तो ये तो हो गया कि भाई कहाँ पे सिंगल फेज है, कहाँ पे थ्री फेज आता है। आपके घरों में बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं होता है, इसलिए घरों में जो यूज होता है वो सिंगल फेज एसी सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई जिसको हम बोलते हैं, तो वो सिंगल फेज एसी सप्लाई होता है। अब फ़र्क क्या है भाई? तो सिंगल फेज एसी सप्लाई में बच्चों क्या होता है कि जो फेज, आप नाम सुने होंगे, एक फेज मीन्स एक लाइव वायर होता है। बात समझ रहे हैं ना? और थ्री फेज में कितने लाइव वायर होंगे? तीन। भाई, इसका नाम ही है थ्री फेज, मीन्स तीन तीन वायर में एनर्जी दौड़ रही है, तीन तीन वायर जो है वो लाइव है, तो इसीलिए इसको हम थ्री फेज बोलते हैं। तो आप खुद सोचिए कॉमन सेंस से कि अगर सिंगल फेज है तो एक लाइव वायर और थ्री फेज है तो तीन लाइव वायर। इसका मतलब जो थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज सप्लाई है, उसमें जो पावर होगा वो एज कंपेयर टू सिंगल फेज ज़्यादा होगा। क्यों भाई? तीन लाइव वायर हैं तो उसमें सप्लाई, उसमें मतलब तीन तीन वायर में सप्लाई है। तीन तीन वायर में सप्लाई मतलब उसका पावर क्या होगा? सिंगल फेज से जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। मीन्स जहाँ पे आपको हैवी लोड ड्राइव करने हैं वहाँ पे आप यूज करोगे थ्री फेज सप्लाई, या जो वो सिस्टम होगा वो थ्री फेज एसी सिस्टम होगा या थ्री फेज एसी सर्किट होगा। तो आपको थोड़ा सा फीलिंग आ गई होगी कि एक्चुअली ये है क्या थ्री फेज एसी सर्किट, थ्री फेज एसी सप्लाई है क्या, कहाँ इसका यूज करते हैं हम। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं एक बार सिंगल फेज एसी सर्किट पे चर्चा करूँगा कि हाउ टू जनरेट सिंगल फेज एसी। तो मैंने आपको बताया था कि एसी जनरेट करने का जो प्रिंसिपल होता है वो फैराडे लॉ होता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट कराते हैं या किसी कॉइल के थ्रू हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। मींस वो जो कॉइल है वो एज अ वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट करने लगता है। बात समझ में आई? तो वो तो हो गया सिंगल फेज, क्योंकि कॉइल तीन था, सिंगल कॉइल था। थ्री फेज एसी सर्किट में आप क्या करेंगे? पूरा सिस्टम सब कुछ वही रहेगा, पूरा बेस वही रहेगा, बस वहाँ पे सिंगल कॉइल यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम तीन कॉइल यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने डायग्राम में बना रखा है कि कॉइल ए, कॉइल बी और कॉइल सी, और तीनों कॉइल जो है वो सिमिलर कॉइल है। सिमिलर कॉइल इन द सेंस तीनों कॉइल जिस मटेरियल से बना हुआ है वो सेम है, तीनों कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सेम है,
बात समझ रहे हैं ना, मतलब तीनों कॉइल का नेचर बिल्कुल सेम है। और तीनों कॉइल को 120 डिग्री, जिसको हम मैकेनिकल एंगल बोलते हैं, 120 डिग्री मैकेनिकल एंगल पे प्लेस्ड किया गया है। बात समझ में आ रही है? तो इसको मैं थोड़ा कॉपी पे बना के आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो कॉइल का मैंने नामकरण किया हुआ है, ये नामकरण थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और बच्चे थोड़ा डाउट में भी रहते हैं। तो इसको देखिए, मैं यहाँ पे कॉपी पे आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए, हमने एक्चुअली में क्या किया कि 3 कॉइल लिया, तो एक कॉइल मैंने ये ले लिया, और इसको देखिए मैं ऐसे बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए। ये मतलब आप समझ लीजिए कॉइल ए का स्टार्टिंग है और वो ये वाला फिनिशिंग एंड है। तो इसका नाम हमने रखा A1 और A2। मतलब आप ऐसे रैंडमली नाम नहीं रखेंगे, आप कॉन्सेप्ट से नाम रखेंगे, कुछ लॉजिक है नाम रखने का। ऐसा नहीं इसको A1 कर दिया, इसको A2 कर दिया। हेड वाले का नाम A1, टेल का नाम A2। फिर 120 डिग्री बनाते हुए या 120 डिग्री बनाते हुए आप कॉइल B को रखिए, ठीक है। और कॉइल B का हेड ये है, तो इसका नाम क्या होगा भाई, B1, और टेल का नाम होगा B2। और फिर इसी से 120 डिग्री पे आप C वाले को प्लेस कर दीजिए। तो देखिए, इसका नाम होगा C1 और इसका नाम होगा C2। तो ये दोनों क्या है, 120, ये दोनों भी क्या हैं 120, और ये दोनों भी क्या हैं 1। मीन्स तीनों कॉइल के बीच का जो म्यूचुअल एंगल है, म्यूचुअल मैकेनिकल एंगल, वो कितना है 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो ये जो 3 कॉइल का सिस्टम बना, इस तीनों कॉइल को हमें मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराना है। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो क्या होगा बच्चों, जब ये इस एक्सिस के अबाउट आप इसको रोटेट कराओगे ओमेगा स्पीड से, तो होगा क्या, इसमें तीनों कॉइल जो है वो फ्लक्स कट करेगा, तीनों कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो तीनों कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मींस तीनों कॉइल एज अ वोल्टेज सोर्स काम करेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है और कॉइल का नामकरण भी किया हुआ है, A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो 3 कॉइल हैं, तीनों को ओमेगा स्पीड से रोटेट करा दिया और तीनों कॉइल एज अ वोल्टेज सोर्स की तरह काम करने लगे। तो चलिए ठीक है भाई, तीनों वोल्टेज सोर्स की तरह काम करने लगे। तो कितना वोल्टेज जनरेट हुआ भाई, यहाँ पे 3 वोल्टेज सोर्स अब हमें मिला। सिंगल फेज में एक ही वोल्टेज सोर्स मिल रहा था, अब यहाँ पे 3 वोल्टेज सोर्स मिला। तो 3 फेज नाम रखने का कारण क्या है बच्चों, ये मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा। ये देखिए, जैसे यहाँ हमने कोई मार्किंग कर ली, कोई लेबल बना दिया यहाँ पे। अब सोचिए, अगर ये तीनों कॉइल रोटेट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को, इस मार्क को सबसे पहले कौन क्रॉस करेगा? तो जाहिर सी बात है, आप देखिए, ये है कॉइल A, तो कॉइल A सबसे पहले क्रॉस करेगा, फिर उसके बाद कॉइल B क्रॉस करेगा, और फिर उसके बाद क्रॉस करेगा कॉइल C। ठीक है ना भाई? अगर आप इसको रोटेट कराएं तो ये क्या होगा, ऐसे, ये वाला कॉइल ऐसे है और B कॉइल ऐसे है। ये देखिए, मैं पेन से आपको समझा रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप? तो जब आप इसको रोटेट करोगे बच्चों, जब आप इसको रोटेट करोगे तो सबसे पहले कौन क्रॉस करेगा, A, और फिर उसके बाद कौन क्रॉस करेगा, B, और फिर आखिरी में कौन क्रॉस करेगा, C। तो तीनों में जो फ्लक्स चेंजिंग हो रहा है वो बारी बारी से हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? मीन्स तीनों में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो एक साथ नहीं होगा। सबसे पहले किस में होगा, A में, फिर B में, और सबसे आखिरी में क्या होगा, C। क्योंकि तीनों में जो फ्लक्स चेंजिंग हो रहा है वो अलग अलग टाइम पे हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, तीनों में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो अलग अलग टाइम पे इंड्यूस्ड होगा। इसका मतलब वोल्टेज तो जनरेट होगा तीनों में, लेकिन तीनों के वोल्टेज में टाइम का फ़र्क होगा, या आप कह लीजिए कि एंगल का फ़र्क होगा। और कितने कितने एंगल का फ़र्क होगा भाई, कितने एंगल का फ़र्क होगा, 120 डिग्री का, क्योंकि इसको 120 डिग्री पे प्लेस्ड किया गया है। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा A वाले में, वो तो चलिए ठीक है, जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा B में 120 डिग्री एंगल बाद इंड्यूस्ड होगा, और C में 120 डिग्री और बाद इंड्यूस्ड होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो बच्चों, तीनों में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वो साइनासोडल होगा। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं सिंगल फेज में। तो तीनों में साइनासोडल वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, और उन वोल्टेज का अगर मैं वेव डायग्राम बनाऊं, ये देखिए, वेव डायग्राम से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
ये देखिए मैंने तीनों का वेव डायग्राम बनाया हुआ है। तो कॉइल ए में सबसे पहले हुआ, तो कॉइल ए वाला मैंने वेव यहाँ से शुरू किया है। कॉइल बी का जो ईएमएफ है वो 120 डिग्री लेट शुरू हुआ, तो ये देखिए 120 डिग्री मैंने डिले करा के किया है। आपको वेव डायग्राम याद होगा कैसे बनता है। सी वाले का बताइए 120 डिग्री और कर दीजिए, तो 120 पहले था, 120 और कर दिया तो 240 हो गया। तो 240 लेट जो है कॉइल सी का वेव स्टार्ट हुआ है। बात समझ रहे हैं ना। तो बच्चों तीनों जो वोल्टेज जनरेट हुआ है, आप देखिए यहाँ पे तीनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम है। मैक्सिमम वैल्यू क्यों सेम है? क्योंकि तीनों कॉइल का नेचर क्या है, सेम है। नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल में जो मटेरियल यूज हुआ है, कॉइल का जो लेंथ है, वो सब कुछ सेम है। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू या आप यूँ कह लीजिए आरएमएस वैल्यू तीनों की सेम है, बट तीनों के फेज में चेंजिंग है, तीनों के फेज में डिफरेंस है। और कितने कितने का डिफरेंस है? 120 डिग्री का डिफरेंस है। बात समझ में आया? इसलिए हम इसको थ्री फेज वोल्टेज बोलते हैं, थ्री फेज सप्लाई बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं भाई? सिंगल फेज था तो सिंगल फेज, यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई। वोल्टेज हुआ तीनों वोल्टेज बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बट तीनों का फेज में डिफरेंस है, इसलिए इसको हम थ्री फेज सप्लाई बोलते हैं। अगर मैं तीनों का इक्वेशन लिखूं तो कैसे लिखूं? इक्वेशन लिखने का मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये देखिए ए का मैंने लिखा है ई एम साइन ओमेगा टी, बी का मैंने लिख रखा है ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, लेट हुआ था ना माइनस 120। और सी का मैंने लिखा है देखिए ई सी वन सी टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 और कर दिए तो माइनस 240 हो जाएगा। बात समझ में आई? और माइनस 240 को आप, ये जो 240 एंगल है, मैंने आपको बताया था कि एसी में जब भी आपको एनालिसिस करनी है, जब भी कैलकुलेशन करना है, तो हमेशा ये जो फेज़ एंगल है उसको 180 से लेस रखते हैं। तो 240 को 180 से लेस कैसे बनाओगे आप? 360 से माइनस कर दो। तो जब 240 को 360 से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 120, और साइन चेंज कर दो। आपको याद होगा ये वाला रूल। तो 240 को 360 में से घटाया तो 120, 120, और साइन मैंने चेंज कर दिया। बात समझ में आई? तो आपको ऐसे याद रखना है कि एक है ई एम साइन ओमेगा टी, दूसरा ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, और तीसरा ई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120। ठीक है। तो ये तो था बच्चों की तीनों फेज वोल्टेज जो जनरेट हुआ उसका वेव डायग्राम और उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू या उसका इक्वेशन मैंने आपको बताया कि क्या होगा। अब इधर देखिए, यहाँ मैंने लिखा है रीजन फॉर यूज ऑफ थ्री फेज सिस्टम। भाई आपका जो हैवी लोड था वो सिंगल फेज से ड्राइव नहीं हो पाया, वो किससे ड्राइव हो पाया? थ्री फेज से। तो उस वही रीजन मैंने लिखा है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगे। बच्चों देखो, ऐसा नहीं है कि हैवी लोड सिंगल फेज से ड्राइव नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उस हैवी लोड को सिंगल फेज से ड्राइव करने के लिए जो पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? और भी बहुत सारे डिमेरिट्स होंगे उसके। मीन्स आप लोड को तो ड्राइव कर दिया आपने सिंगल फेज से, लेकिन उसके बदले में आपने बहुत सारे नुकसान झेले, बहुत सारा आपने भुगतान किया उसके बदले में। तो क्या ज़रूरत है भाई सिंगल फेज से चलाने का? अब किस तरह का आपको भुगतान करना पड़ेगा वो अलग अलग टर्म्स में, जैसे मैंने एक बताया कि सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। दूसरा कि आपको सिंगल फेज से हैवी लोड को ड्राइव करने में जो कॉपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मीन्स जो वायर आप यूज करते हो वो आपको बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू थ्री फेज। यहाँ देखिए मैंने लिख भी रखा है आखिरी पॉइंट में। तो वो क्यों ऐसा होता है ये मैं आपको आगे आगे आप जैसे जैसे लेक्चर पढ़ते जाएंगे ये आपको समझ में आने लगेगा। तो सिंगल फेज से तो चल गया, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉपर मटेरियल हमें इस्तेमाल करना पड़ा चलाने के लिए। अब बहुत ज़्यादा कॉपर मटेरियल होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, लॉसेस बढ़ेंगे, तो आपका जो पूरा सिस्टम होगा वो इफ़िशियंट नहीं होगा। तो इसीलिए जो हैवी लोड जो होते हैं उनको हम थ्री फेज सिस्टम से ड्राइव करते हैं, क्योंकि थ्री फेज सिस्टम से ड्राइव करने का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत इजी होता है और बहुत कॉस्ट भी नहीं होता है, उसके लॉसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेज। ठीक है। तो यही कारण है बच्चों कि थ्री फेज से हम हैवी लोड ड्राइव करते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो
तीनों फेज आया उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैंने फिर से लिखा, इस बार मैंने ए बी सी यहाँ पे लिख दिया है। तो ये ई बी और ई सी ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर मैं इन तीनों का फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँ तो आपको फेजर डायग्राम बनाने आता है। मैंने अगर 3 वोल्टेज आपको दिया तो इसके फेजर डायग्राम कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले फॉर्मेट वगैरह सेम कर लीजिए, याद है ना आपको। तो आप रेफरेंस लिया आपने 0 डिग्री पे, ये देखिए ये वाला तो 0 वाले पे ही होगा, इनिशियल फेज 0 है ना, इसका इनिशियल फेज -120 नीचे और इसका +120 इधर। तो आप देखा आपने तीनों का फेज कितने कितने पे है, 120 डिग्री के डिफरेंस पे है, इसलिए इसको हम 3 फेज बोलते हैं। तो ये फेजर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर बच्चों इसके कॉम्प्लेक्स नोटेशन की बात की जाए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नोटेशन अगर आपको करना हो तो आप कैसे करोगे। सपोज आप आरएमएस वैल्यू ले रहे हो तो आरएमएस वैल्यू को आप ई लिखो, सिर्फ ई लिखो। तो इसका क्या हो जाएगा, ई एंगल 0, ई एंगल -120 और इसका होगा ई एंगल +120। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है ये ई बी ई सी का कॉम्प्लेक्स नोटेशन, एंगल 0 -120 +120, ठीक है। और ये जो ई है ये कौन सा वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू। ये किसके इक्वल होगा, तो मैक्सिमम बाई √2 के, ये आप जानते भी हो साइनसोइडल के लिए होता है। तो इसका कॉम्प्लेक्स नोटेशन, तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि तीनों फेज का इक्वेशन क्या होगा, तीनों फेज का वेव डायग्राम क्या होगा, तीनों फेज का फेजर डायग्राम क्या होगा और तीनों फेज का कॉम्प्लेक्स नोटेशन क्या होगा, ठीक है। अब बच्चों ये जो तीनों वोल्टेज आया है इसको ज़रा आप ऐड कीजिए, तो ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी, आप इन तीनों का रिजल्टेंट निकालिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीनों को ऐड किया है। तो इस ये जो मैं बता रहा हूँ इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पहले ये वाला तरीका समझिए आप। ये देखिए तीनों में ई एम कॉमन, तो यहाँ बच गया साइन ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी -120, यहाँ पे +120। अब जो आखिरी के दोनों टर्म हैं आप उसमें साइन सी प्लस साइन डी आप यूज कीजिए, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो आप करके देख लेना, इतना आएगा। कॉस 120 बच्चों कितना होता है, -1/2, आप निकाल सकते हो। तो यहाँ देखिए -1/2, ये देखिए 2 कैंसिल और माइनस साइन ओमेगा टी आया। तो साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी ये पूरा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। आप देखिए कॉम्प्लेक्स नोटेशन से भी कर सकते हैं आप इसको। ये देखिए मैंने कॉम्प्लेक्स नोटेशन की वैल्यू रखी, आप ये तीनों वैल्यू रखिएगा, ई कॉमन ले लीजिएगा और 1 एंगल 0, 1 एंगल -120, 1 एंगल +120 कैलकुलेटर से करके देखिएगा तो उसका आंसर 0 आएगा। या फिर अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करके करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कर दिया मैंने, 0 आ गया। तो अगर बच्चों तीनों वोल्टेज का रिजल्टेंट 0 है, इट मीन्स ये जो सप्लाई है, ये जो पूरा सिस्टम है वो क्या है, बैलेंस्ड है। भाई रिजल्टेंट 0 आ गया मतलब क्या हुआ, बैलेंस हो गया। इसीलिए इस सिस्टम को हम 3 फेज बैलेंस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, या बैलेंस 3 फेज सिस्टम आप बोल सकते हैं। तो कहीं भी आपको ये वर्ड इस्तेमाल किया है बैलेंस 3 फेज सिस्टम, तो आप समझ जाइएगा कि तीनों जो वोल्टेज है उनका रिजल्टेंट क्या है, 0 है। और वो बच्चों देखिए तभी संभव हो पाया है जब तीनों में जो EM है वो कॉमन हुआ है। मीन्स तीनों में मैक्सिमम वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जब मैक्सिमम वोल्टेज सेम होगा और फेज में 120 का फ़र्क होगा तो अपने आप रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। और सोचिए अगर मैक्सिमम वैल्यू सेम नहीं है या फेज में कुछ और डिफरेंस है तो ये वो क्या होगा, वो 0 नहीं होगा। तो उसको हम अनबैलेंस सिस्टम बोलते हैं। वो आपको नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो भी पढ़ाया जाता है, बट आपके सिलेबस में बैलेंस 3 फेज सिस्टम है। तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बैलेंस 3 फेज सिस्टम क्या होता है। अब बारी है बच्चों फेज सीक्वेंस की। तो फेज सीक्वेंस हालांकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कॉइल ए, बी और सी, इन तीनों में सबसे पहले वोल्टेज किस में जनरेट हुआ था, 1 में, ए में, फिर बी में, फिर सी में। तो सीक्वेंस क्या बन गया, ए बी सी। बट उसको थोड़ा सा एक और अलग तरीके से समझते हैं इसको। यहाँ पे देखिए तो ज़रा वेव डायग्राम में आप देखिए, वेव डायग्राम से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे सबसे पहले कौन पहुँच रहा है। तीनों वोल्टेज की बात अगर की जाए तो पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहले कौन पहुँच रहा है, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो कौन अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंच रहा है, इस बेसिस पे हमने फेज सीक्वेंस जो है वो बना दिया ए बी सी, ठीक है ना। फेज सीक्वेंस को फेज ऑर्डर भी बोल सकते हैं, मतलब आपको तीनों वोल्टेज को किस ऑर्डर में रखना है। बात समझ गए आप। तो ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू को ही आप आधार बनाएं, बेस बनाएं, आप कोई और भी वैल्यू आप बेस बना सकते हो। सपोज अगर मैं बोलूँ कि 0 कब 0 हो रहा है, तो आप देखिए
ए वाला पहले हुआ, बी वाला उसके बाद हुआ और सी वाला सबसे बाद हुआ, तो सीक्वेंस क्या बन गया, ए बी सी। तो हमने जीरो को आधार रखा तो ए बी सी, तब भी वही सीक्वेंस आया। तो आप कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप बेस बना के उस फेज सीक्वेंस आप बना सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि अपने मैक्सिमम के हाफ पे पहले कौन पहुँचा, तो पहले ए पहुँचा, फिर बी पहुँचा, फिर सी पहुँचा, तो सीक्वेंस हो गया ए बी सी। तो वही है, यहाँ मैंने आपको ये जो नोट्स में लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। बात समझ में आई, ए बी सी। और देखिए आखिरी जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि अगर कॉइल का रोटेशन उल्टा कर दिया जाए, भाई अभी कॉइल कैसे रोटेट कर रहा था, वो ऐसे रोटेट कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप उसको उल्टा रोटेट कर दोगे तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पहले ए फिर सी फिर बी, वो आप खुद ही समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने ऐसे जानकारी के लिए दिया, बहुत इसका यूज नहीं है, आप बस ये समझिए सीक्वेंस जो है वो ए बी सी होगा। अब बच्चों आते हैं नेमिंग ऑफ फेज पे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो फेज का नाम ए बी सी था, फिर उसको बाद में कुछ और नाम दे दिया गया। उसका कारण है कि सपोज़ आप खुद ही सोचिए कि जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान में 3 फेज एसी सप्लाई यूज हो रहा है। अब अलग अलग स्टेट अलग अलग अपना 3 फेज सिस्टम जनरेट कर रहा है, 3 फेज सप्लाई जो है वो जनरेट कर रहा है। तो एक ने बोला, एक स्टेट ने बोला कि भाई हम ए बी सी नाम रखेंगे, एक ने बोला एक्स वाई जेड रखेंगे, फिर किसी और ने बोला कि अल्फ़ा बीटा गामा रखेंगे। फिर जब वो लोग आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, एक ग्लोबल लेवल की बात की जाए, सेंट्रलाइज लेवल की बात की जाए, तो फिर आपस में समझने में दिक्कत होगी। भाई अगर किसी ने बोला ए बी सी तो अगले वाले को तो एक्स वाई जेड समझ में आएगा, तो वो तो कन्फ्यूज हो जाएगा। फिर जो एक्स वाई जेड वाला है उसको किसी ने अल्फ़ा बीटा गामा बोल दिया तो उसको फिर नहीं समझ में आएगा। इसीलिए एक सेंट्रलाइज लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, और बल्कि इंडिया लेवल पे ही नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे तीनों फेज का एक स्टैंडर्ड नाम दिया गया, और वो नाम हुआ रेड येलो ब्लू। समझ रहे हैं ना आप। और बच्चों जो 3 फेज सप्लाई होती है उसमें जो 3 लाइव वायर होते हैं, उन तीनों लाइव वायर में जो तीनों लाइव वायर के जो कलर्स होते हैं वो इन्हीं कलर के होते भी हैं। आप कभी भी देखिएगा 3 फेज सप्लाई में रेड येलो ब्लू 3 लाइव वायर होंगे, तो आपको रेड येलो ब्लू वाले को वो तीनों लाइव वायर हैं, उनको आपको मतलब वो खतरे वाले वायर हैं, है ना, उनमें एनर्जी है। बात समझ में आई। तो ये पूरा एक स्टैंडर्ड बन गया और सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, और जो भी 3 फेज सिस्टम से रिलेटेड बातें होती हैं तो फेज को हम इसी नाम से पुकारते हैं, रेड येलो ब्लू से। और बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, जहाँ जनरेशन होता है, जो पावर प्लांट्स होते हैं, वो कभी सिंगल फेज नहीं जनरेट करते हैं, वो 3 फेज ही जनरेट करते हैं। समझ गए ना आप। जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो 3 फेज ही जनरेट होता है। अब क्या होता है कि जहाँ से जनरेशन जो पावर प्लांट जनरेट करते हैं वो 3 फेज जनरेट किया और फिर ट्रांसमिट कर दिया। अब वो ट्रांसमिशन वाले क्या करते हैं, जिसको सिंगल फेज की ज़रूरत होती है वो सिंगल फेज को उनको सिंगल फेज दे देते हैं, और जिनको 3 फेज की ज़रूरत होती है उनको 3 फेज दे देते हैं। जैसे हमारे घरों में जो सप्लाई यूज होती है वो क्या होती है, सिंगल फेज यूज होती है, तो उसको हमने दे दिया सिंगल फेज। और जो इंडस्ट्री वाले हैं या फ्लोर बिल वाला है उसको 3 फेज की ज़रूरत है, तो उसको हमने 3 फेज दे दिया। बात समझ गया ना। तो जनरेट 3 फेज ही होता है, सिंगल फेज नहीं जनरेट होता है। और जिसको जो आवश्यकता होती है उसको हम प्रोवाइड करा देते हैं। आपके कॉलेज में भी भाई जहाँ पे जैसे आपका वर्कशॉप है कॉलेज में, तो वहाँ पे 3 फेज सप्लाई की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ बहुत हैवी लोड्स हैं। आपने देखा होगा हैवी मोटर लगे हुए हैं, तो वहाँ पे 3 फेज चाहिए। आपका क्लासरूम जो है उसमें क्या है, पंखा है, फ़ैन लगे हुए हैं, लाइट्स लगे हुए हैं, तो वो सिंगल फेज से ड्राइव हो जाएंगे, तो कमरे में हमने सिंगल फेज दे दिया। ठीक है ना। तो ये तो बच्चों हो गया नेमिंग ऑफ फेज। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, डबल स्क्रिप्ट नोटेशन। और ये आपके लिए समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर 3 फेज सिस्टम, क्योंकि डबल स्क्रिप्ट नोटेशन और सिंगल स्क्रिप्ट नोटेशन इनका मीनिंग 3 फेज सर्किट में, 3 फेज सिस्टम में अलग अलग होता है। इसलिए पहले हम इसको समझते हैं। तो मैं आपको कॉपी पे समझाऊंगा, इधर सुने। सपोज कहीं आपको वोल्टेज का नोटेशन ऐसे लिखा है V, और इसमें डबल स्क्रिप्ट यूज हुआ है VAB। तो व्हाट डू मीन बाय VAB? तो VAB मीन्स वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन A एंड B,
मीन्स आप इसको लिख सकते हो वोल्टेज ऑफ ए माइनस वोल्टेज ऑफ बी। बात समझ में आई? तो एक तो ये हो गया कि ठीक है भाई, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, या आप इसको बोल सकते हो कि वोल्टेज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बात समझना कि पॉइंट ए का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि ये चीज़ मैं आपको डीसी नेटवर्क थ्योरी में भी बताया था, बट यहाँ भी चलिए एक बार रिवाइज कर दिया मैंने। तो ये बच्चों देखो डबल स्क्रिप्ट है। डबल स्क्रिप्ट का मतलब दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज, एक का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा वाला। अगर कहीं सिंगल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है VA, तो उससे आप क्या समझते हो भाई? अगर सपोज आपने VA लिखा है तो ये इंडिकेट करता है, ये नोटेशन इंडिकेट करता है कि पॉइंट ए का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। VB क्या शो करेगा कि पॉइंट B का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। तो सिंगल स्क्रिप्ट और डबल स्क्रिप्ट का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। तो थ्री फेज सिस्टम में अगर कहीं VRY लिखा है बच्चों, तो आप इसको क्या समझोगे? VRY मीन्स डिफरेंस बिटवीन R माइनस वाई, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन R एंड Y। तो यहाँ पे देखिए VRY को मैंने VR माइनस VY लिख दिया, या हम इसको पढ़ सकते हैं कि वोल्टेज ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू Y। समझ में आया बच्चों? और अगर कहीं सिंगल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, VR लिखा हुआ है, तो ये आप समझ जाएंगे कि वोल्टेज ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। ठीक है? तो कभी कभी सिंगल स्क्रिप्ट वाले को ऐसे भी डिनोट किया जाता है, VRN लिखा जाता है, VRN। तो N को आप कोई कलर मत समझ लेना, N मीन्स न्यूट्रल। तो R का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। ठीक है? तो डबल स्क्रिप्ट का मतलब यही हुआ कि दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में पहले वाले पॉइंट का वोल्टेज, या दोनों के बीच का वोल्टेज का डिफरेंस। और सिंगल स्क्रिप्ट का मतलब उसी का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आई होप दैट आपको डबल स्क्रिप्ट समझ में आ गया होगा। अब ज़रा सोचिए, तो VRY आपने लिखा VR माइनस VY। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे लिखते हैं VYR क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आप इसको लिखोगे VR माइनस VY। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? VR माइनस VY। तो ध्यान से देखिए, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, VY माइनस VR। भाई VYR है मीन्स VY माइनस VR। तो ये देखिए ज़रा, तो इस वाले का क्या है? अपोजिट है। भाई नेगेटिव का मल्टीप्लाई करो तो ये वाला मिल जाएगा। इसका मतलब VYR इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ VRY। तो ये बात वही हो गई कि अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, या जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा डबल स्क्रिप्ट की मीनिंग। तो जो बातें मैंने आपको समझाई, ये देखिए नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है और आप इसको पढ़ लेना। ठीक है? यहाँ पे देखिए VRY मैंने लिखा हुआ है, और VRY इक्वल टू माइनस VYR। ऐसे करंट में भी डबल स्क्रिप्ट होगा। तो करंट में बच्चों अगर डबल स्क्रिप्ट होगा, तो जैसे लिखा हुआ है IRY, मीन्स R और Y के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी बात कर रहा है। और IRY का मीन्स करंट जो है वो R से Y की तरफ फ्लो कर रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि IRY इंडिकेट्स करंट I बिटवीन पॉइंट्स R एंड Y दैट इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम R टू Y। तो जो मैंने बोला वो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में, कि करंट में भी डबल स्क्रिप्ट का मतलब आप समझ जाएंगे कि करंट जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है, उसका डायरेक्शन ये है। तो ये नोटेशन आपको समझ में आना चाहिए, डबल स्क्रिप्ट नोटेशन। अब बात करते हैं बच्चों थ्री फेज़ इंटरकनेक्शन की। थ्री फेज़ सिस्टम के को कैसे हम इंटरकनेक्ट करते हैं और इंटरकनेक्शन करते क्यों हैं। तो पहले तो हम सीखते हैं कि क्यों इंटरकनेक्शन करते हैं थ्री फेज़ सर्किट में, थ्री फेज़ सिस्टम में। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मान लो कोई हैवी लोड है जिसको आप थ्री फेज़ सप्लाई से ड्राइव करना चाह रहे हो, या थ्री फेज़ लोड समझ लीजिए। भाई थ्री फेज़ लोड है तो जाहिर सी बात है थ्री फेज़ सप्लाई उस पर देना पड़ेगा। तो अगर थ्री फेज़ सप्लाई में जो तीनों फेज़ वोल्टेज है उसको आप इंडिविजुअल अगर आप ट्रांसमिट करते हो, या
आप यूँ समझ लीजिए कि लोड पे पावर अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो जाहिर सी बात है सप्लाई से करोगे, और उन सप्लाई को अगर आप इंडिविजुअली ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तीनों फेज़ का जो सप्लाई है उसको इंडिविजुअली ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो आपको कितने नंबर ऑफ़ वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका ज़रा इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, सपोज़ ये कोई लोड है और इस तक हमें पावर सेंड करना है, तो जाहिर सी बात है हमें सप्लाई यूज करना पड़ेगा। अब इस सप्लाई से आप इस वायर को कैसे आप दोगे पावर, तो थ्रू वायर, अरे वायर के थ्रू ही तो देते हो। तो आपने कितना वायर यूज किया, एक वायर इधर और एक वायर इधर, मीन्स 2 वायर यूज किया आप। तो अगर एक फेज सेंड करोगे किसी लोड पे तो 2 वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वायर को हम कंडक्टर भी कभी कभार बोल सकते हैं। तो एक लोड पे कितने कंडक्टर की ज़रूरत पड़ रही है, 2 कंडक्टर की। तो सोचिए अगर तीनों फेज अगर आप इंडिविजुअल सेंड करोगे तो फिर क्या होगा, 3 गुणा 2 मतलब 3 × 2 मीन्स 6 कंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये देखिए, तो चलिए भाई ठीक है, 3 फेज लोड पे आपने पावर ट्रांसमिट कर दिया यूजिंग 3 कंडक्टर्स। बट अगर किसी मेथड से या कोई कॉन्सेप्ट लगा के जो ये रिक्वायर्ड कंडक्टर्स हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए, अगर इसको हम रिड्यूस कर दें, इनकी संख्या रिड्यूस कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमें कुछ एडवांटेज मिलेगा। क्या एडवांटेज मिलेगा भाई, सबसे पहले तो आपका रिक्वायर्ड कंडक्टर्स, जो नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड कंडक्टर्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। उससे क्या होगा, हमें अगर नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स रिड्यूस हो गया, नंबर ऑफ़ वायर्स यूज़ हो गया, तो हमें फालतू के वायर में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉस्ट कम हो गया सिस्टम का। दूसरा क्या लाभ मिलेगा कि आपको मैंने बताया था कि केबल में भी कुछ पावर लॉस होता है जो कि हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है, और वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। वो पूरा हीट जो है वो इन्वायरमेंट में इमिट हो जाता है, जो हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा कंडक्टर रहेगा उतना ज़्यादा पावर लॉस होगा, उतना ज़्यादा फालतू का पावर वेस्ट होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो पूरे सिस्टम की इफ़िशियंसी भी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। तो अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि कुछ जुगाड़ लगा के, कुछ दिमाग लगा के जो रिक्वायर्ड कंडक्टर्स हैं उनको हम रिड्यूस कर दें। तो यही कारण है बच्चों, 3 फेज सप्लाई या 3 फेज सिस्टम का हम इंटर कनेक्शन करते हैं। अब किस तरह से इंटर कनेक्शन करते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटर कनेक्शन इन फॉर 3 फेज सिस्टम। फर्स्ट वन इज स्टार कनेक्टेड सिस्टम एंड सेकेंड वन इज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। हालांकि ये नाम आप सुन चुके हो, स्टार नेटवर्क और डेल्टा नेटवर्क, एग्जैक्ट वही चीज़ है यहाँ पे। एक देखिए, स्टार नेटवर्क में आप क्या करते थे, स्टार नेटवर्क में मैंने आपको डीसी सर्किट थ्योरी में पढ़ाया था कि भाई 3 रेजिस्टेंस लेंगे और तीनों को एक कॉमन पॉइंट से जोड़ देंगे तो वो स्टार बन जाएगा। और अपोजिट एंड को जोड़ते हुए अगर एक हम लूप बना दे, एक मेस बना दे, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। तो पहले हम स्टार की बात करते हैं। तो देखिए, मैंने स्टार वाले को क्या लिया, तीनों कॉइल को लिया और तीनों कॉइल के न्यूट्रल को एक पॉइंट से हमने ज्वाइंट कर दिया। तो ये क्या हो गया, स्टार कनेक्टेड सिस्टम हो गया। और डेल्टा वाले में मैंने क्या किया, एक कॉइल का फिनिशिंग तो अगले कॉइल का स्टार्टिंग, फिर इसका फिनिशिंग तो इसका स्टार्टिंग, ऐसे लेके इनको कनेक्ट कर दिया। तो ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम हो गया। भाई आपको रजिस्टर में याद होगा, रजिस्टर वाले कॉम्बिनेशन में स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन होता था। तो बस यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह आपको ये कॉइल का इंटर कनेक्शन करना है। इसको मैं थोड़ा और समझाता हूँ, कॉइल की जगह वोल्टेज सोर्स लेके समझाता हूँ। वोल्टेज सोर्स वाला इंडिकेशन ज़्यादा बेस्ट होता है बच्चों, तो इसलिए आप वोल्टेज सोर्स वाला ही फॉलो कीजिएगा। बाकी मैंने नोट्स में तो कॉइल ही बनाया है। ये देखिए, यहाँ देखिए मैंने क्या किया, तीनों वोल्टेज को लिया, तीनों फेज वोल्टेज को, आर वाले को, वाई वाले को और बी वाले को, और तीनों के न्यूट्रल को हमने क्या किया, जॉइंट कर दिया एक कॉमन पॉइंट से। आप देख रहे हैं ऐसे। तो ये क्या बन गया, स्टार कनेक्टेड सिस्टम। स्टार कनेक्टेड सिस्टम को हम वाई कनेक्टेड सिस्टम भी बोलते हैं, आपको मैं बताया था डीसी में। तो देखिए, ये वाला क्या हो गया, आर वाले लाइन का फेज हो गया, ये वाला किसका हो गया, वाई का हो गया, और ये वाला किसका हो गया, बी का हो गया। और इधर देखिए मैंने डेल्टा बना रखा है,
ये देखिए आर का फेज तो बी का न्यूट्रल, फिर बी का फेज तो वाई का न्यूट्रल, तो ये ई वाई है। अब ये आर वाली लाइन हो गई और ये वाई वाली हो गई और ये वाली बी वाली लाइन हो गई। तो ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम या मेस कनेक्टेड सिस्टम आप बोल सकते हो इसको। अब बच्चों देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें देखो न्यूट्रल वायर है और इसमें न्यूट्रल वायर नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें न्यूट्रल वायर है मीन्स इसमें कितने वायर की ज़रूरत पड़ रही है, 1 2 3, 3 तो लाइन के लिए और 1 न्यूट्रल, तो 4 हो गया। इसमें कितना हुआ, 3 हुआ, बात समझ रहे हैं ना। तो अब आपने देखा इंटरकनेक्शन से लाभ क्या हुआ भाई, पहले 6 कंडक्टर इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जो रिक्वायर्ड कंडक्टर थे वो 6 थे, अब कितना है 3 है या 4 कह लीजिए, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कंडक्टर्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो जो हमारे नुकसान हो रहे थे, जो कॉस्ट का नुकसान हो रहा था और पावर लॉस का नुकसान हो रहा था, जो पावर वेस्टेज हो रहा था, वो हमने बचा लिया, उन नुकसान को हमने सॉर्ट आउट कर दिया, बात समझ रहे हैं ना। तो ये फ़ायदा होता है बच्चों इंटरकनेक्शन करने से। तो आपको समझ में आ गया होगा इंटरकनेक्शन क्यों करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरकनेक्शन, स्टार एंड डेल्टा। स्टार में देखिए 4 वायर है, इसलिए कभी कभार इसको 3 फेज 4 वायर सिस्टम भी आप बोल सकते हो, 3 फेज 4 वायर सप्लाई। तो कहीं भी आपको इस नाम से गिवन है 3 फेज 4 वायर सप्लाई, तो आप समझ जाइएगा कि स्टार कनेक्शन की बात कर रहा है। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये समझ में आ गया होगा इंटरकनेक्शन, और क्यों करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जो कुछ मैंने बातें बताई ये सारा कुछ मैंने इसमें लिख रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी पे जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उनके आप 3 फेज सिस्टम को आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी। सबसे पहला टर्म जो है वो फेज वोल्टेज, फिर लाइन वोल्टेज, फिर फेज करंट और लाइन करंट, ऐसे ये है। तो ये फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज चक्कर क्या है भाई, इसको पहले हम समझते हैं। तो पहले तो मैं ऐसे ही आपको कॉमन सेंस लगा के आपको थोड़ी देर आप सोचिए, खुद सोचिए कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज का मतलब बच्चों ये हुआ कि इंडिविजुअल फेज की बात कर रहा है, बात समझ रहे हैं ना। और लाइन वोल्टेज का मतलब हुआ हमें लाइन टू लाइन बात कर रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कॉपी पे, तब ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी बना रखा है। जैसे अगर मैं बात करूँ सिर्फ इंडिविजुअल फेज की, जैसे मैं सिर्फ आर की बात कर रहा हूँ, तो ये कौन सा वोल्टेज होगा, ये वाला जो वोल्टेज होगा इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा इसके क्रॉस, उसको हम बोलेंगे बच्चों फेज वोल्टेज, क्योंकि हम सिर्फ इंडिविजुअल फेज की बात कर रहे हैं। इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज, ठीक है। और इन दोनों के क्रॉस जो होगा वो हम क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज। मतलब कहने का मतलब ये हुआ इंडिविजुअल फेज की अगर बात हो रही है, इंडिविजुअल फेज के वोल्टेज की बात हो रही है तो वो फेज वोल्टेज होगा। अब भाई इंडिविजुअल फेज के वोल्टेज का मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल फेज का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, या ये जो वायर्स निकले हुए हैं आर वाई बी, इनको आप क्या कहोगे, लाइन कहोगे। भाई आप जिस वायर में एनर्जी होती है, जिस वायर में करंट फ्लो कर सकता है, या जो लाइव वायर होता है उसको आप किस नाम से जानते हो, लाइन के नाम से जानते हो। आप बोलते नहीं हो कि भाई लाइन भग गया, लाइन भगने का मतलब क्या हुआ, उसमें एनर्जी जो थी वो समाप्त हो गई। तो ये इसमें कितने ऐसे वायर होते हैं जिसमें एनर्जी दौड़ती है, 3 वायर होते हैं। तो इसमें कितने लाइन होंगे 3 फेज में, 3 लाइन होंगे। तो किसी एक लाइन का वोल्टेज, जब एक सिंगल लाइन की बात हो तो आप समझ लेना कि फेज की बात हो रही है, कि सिंगल लाइन का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। तो समझ लेना आप सिंगल लाइन की बात हो रही है मीन्स सिंगल फेज की बात हो रही है, मीन्स इंडिविजुअल फेज की बात हो रही है। तो वो बच्चों क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज। और अगर बोल रहा है कि वोल्टेज बिटवीन 2 लाइन्स, मीन्स लाइन टू लाइन बात कर रहा है, इसका मतलब वो कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, लाइन वोल्टेज। बात समझ में आई आपको। तो इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज हो जाएगा। इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, ये देखिए लाइन टू लाइन हम बात कर रहे हैं, तो ये भी लाइन वोल्टेज हो जाएगा। बी और आर के बीच जो वोल्टेज होगा वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, लाइन वोल्टेज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।
मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। ये देखिए, ये वोल्टेज की बात करें, इस वोल्टेज की मैं पेन रख के आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, इसके बीच की बात करें तो ये किसकी बात कर रहा है, इंडिविजुअल लाइन का, किसी एक लाइन का विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, मीन्स इंडिविजुअल फेज की बात कर रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, फेज वोल्टेज। ये बताइए कौन सा होगा, फेज। इसकी बात की जाए, इन दोनों के बीच की बात की जाती है, देखिए लाइन टू लाइन है तो ये लाइन वोल्टेज है। बात समझ में आ गया। जरा डेल्टा में भी समझते हैं इस चीज़ को। अगर बच्चों ये देखिए मैंने आर बनाया हुआ है, तो ये देखिए अगर मैं इसके और इसके बीच की बात कर रहा हूँ, मीन्स इंडिविजुअल फेज की बात कर रहा हूँ, तो ये फेज वोल्टेज। और अगर मैं लाइन टू लाइन बात कर रहा हूँ तो ये कौन सा वोल्टेज होगा, लाइन वोल्टेज। तो इसमें ये लाइन वोल्टेज हो जाएगा, ये दोनों लाइन वोल्टेज हो जाएगा, इसके इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच लाइन वोल्टेज हो जाएगा, और बाकी फेज का इंडिविजुअल वोल्टेज है ही है। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ये जो मैंने लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बताया, इसको समझना तो बहुत ज़रूरी है ही है। लगे हाथ हम फेज करंट और लाइन करंट की भी बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब इंडिविजुअल फेज के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा, उस करंट को हम बोलेंगे फेज करंट। जैसे देखिए, तो इस फेज के थ्रू कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, IR, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, फेज करंट। इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो भी होगा फेज करंट, इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो होगा फेज करंट। और जब लाइन में करंट जो फ्लो करेगा उसको हम बोलेंगे लाइन करंट। तो ये तीनों क्या है बच्चों, लाइन करंट है, और ये तीनों क्या है, फेज करंट है। अगर हम बात करें डेल्टा की, तो अगर इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, बताइए कौन सा होगा, फेज करंट होगा। इसमें भी जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, फेज करंट होगा। और यहाँ जो बच्चों करंट फ्लो कर रहा है ये कौन सा करंट होगा, लाइन करंट होगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो आई होप दैट आपको फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फेज करंट, लाइन करंट आपको देखने आ गया है। और अगर मैं कोई 3 फेज सिस्टम दे दूं तो आप पहचान लोगे कि वो लाइन वोल्टेज कब किसके किसके बीच लाइन वोल्टेज होगा और किसके किसके बीच फेज वोल्टेज होगा। और क्वेश्चन में भी आपको समझना है, ठीक है ना। तो अब जरा कुछ चीज़ें और देखते हैं, बात करते हैं अगर हम स्टार की। तो ध्यान से देखिए, जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वही फ्लो करता हुआ यहाँ जा रहा है। देख रहे हैं आप, इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वही फ्लो करता हुआ यहाँ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, स्टार कनेक्टेड सिस्टम में ये वाला करंट और ये वाला करंट सेम होगा। इस वाले करंट को हम फेज करंट बोलते हैं, इस वाले करंट को हम लाइन करंट बोलते हैं। इट मीन्स in star connected system, in 3 phase star connected system, phase current will be same as line current। बात समझ में आ रही है कि 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम में फेज करंट और लाइन करंट इक्वल होगा, सेम होगा। यहाँ भी देखिए, ये वाला करंट यहाँ फ्लो करके जा रहा है तो ये दोनों करंट सेम होगा। यहाँ देखिए ये करंट जा रहा है। तो स्टार नेटवर्क की ये खास बात है कि फेज करंट और लाइन करंट क्या होता है, सेम होता है। बात समझ में आ रही है आपको। अगर हम बात करें वोल्टेज की, तो ज़रा वोल्टेज को ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, अगर मैं बात करूं इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज की, ध्यान से देखिएगा पेन को, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो ये है वोल्टेज VR। और इन दोनों पॉइंट के वोल्टेज की बात करूं तो ये देखिए VRY मीन्स VR माइनस VY होगा। भाई इन दोनों के बीच का वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का वोल्टेज का डिफरेंस, तो ये VR माइनस VY। बात समझ रहे हैं ना। तो जाहिर सी बात है कि ये जो वोल्टेज है VR माइनस VY वो VR से क्या होगा, डिफर होगा, अलग होगा। अरे भाई VR और VR माइनस VY, VR में से कुछ माइनस कर रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है अलग आएगा। देयरफॉर इन 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम लाइन वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू फेज वोल्टेज, ठीक है ना। 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, लेकिन करंट सेम होता है। बात समझ रहे हैं आप। तो ये स्टार नेटवर्क की खास बात हो गई, ये स्टार नेटवर्क की प्रॉपर्टी हो गई बच्चों कि लाइन करंट और फेज करंट सेम होगा, बट लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज अलग होगा, ठीक है। ज़रा डेल्टा को देखते हैं। ये देखिए, तो यहाँ देखिए, पहले हम करंट की बात कर लेते हैं। सोचो बच्चों, जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ देखिए, तो यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो देखिए दोनों अलग होगा। क्यों? क्योंकि जब ये करंट यहाँ फ्लो कर रहा है तो यहाँ से कुछ करंट डिवाइड हो जाएगा,
भाई कुछ करंट इसमें भी तो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इस करंट में से कुछ डिवाइड होके यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो ये कौन सा करंट है भाई? फेज करंट। और ये कौन सा करंट है? लाइन करंट। तो जाहिर सी बात है फेज करंट और लाइन करंट क्या हो जाएगा? डिफर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। भाई अगर ये वैल्यू इसमें से कुछ घट रही है तो जाहिर सी बात है कि इस करंट की वैल्यू और इस करंट की वैल्यू अलग आएगी। तो ये करंट है क्या भाई? फेज करंट। और ये करंट क्या है? लाइन करंट। इसका मतलब फेज करंट और लाइन करंट इक्वल नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? वोल्टेज ज़रा देखते हैं। ये बताइए ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? ये मैं इंडिविजुअल फेज की बात कर रहा हूँ, मीन्स फेज वोल्टेज है ना। और ज़रा ये वाला वोल्टेज देखिए तो लाइन टू लाइन, ये कौन सा वोल्टेज है? लाइन वोल्टेज। तो ध्यान से देखिए ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों क्या है बच्चों? सेम है। दिख रहा है ना आपको? इट मीन्स इन डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, बट लाइन करंट इज नॉट इक्वल टू फेज करंट। डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है, लाइन करंट और फेज करंट बराबर नहीं होता है। और जस्ट इसका उल्टा था स्टार में। स्टार में क्या था? करंट इक्वल था बट वोल्टेज इक्वल नहीं था। तो ये बच्चों आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस में क्या इक्वल होता है, किस में क्या इक्वल नहीं होता है। यहाँ देखिए जो कुछ मैंने बोला सब कुछ नोट्स में बाकायदा मैंने लिख रखा है कि फेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज करंट लाइन करंट क्या होता है। और यहाँ मैंने देखिए डायग्राम से भी आपको समझाया है। ये देखिए जैसे मैं ERN, EYN और EBN की बात करूँ, मीन्स इंडिविजुअल फेज की बात करूँ, इंडिविजुअल लाइन की बात करूँ विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, तो वो सब क्या होंगे? फेज वोल्टेज होंगे। बट न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में क्या होगा? फेज वोल्टेज। और अगर मैं लाइन टू लाइन बात करूँ, ये देखिए लाइन बात करूँ, तो वो बच्चों क्या होगा? लाइन वोल्टेज होगा। तो ये मैंने देखिए स्टार के लिए भी बता रखा है और डेल्टा के लिए भी बता रखा है, तो आप समझ लेना। ऐसे ही मैंने करंट के लिए बात कर रखी है। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या होगा? फेज के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तो वो फेज करंट। ये देखिए इन तीनों में फेज करंट। और अगर लाइन के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, वो बच्चों क्या होगा? लाइन करंट। तो आपको सर्किट का ज्ञान तो हो ही गया है और आप सर्किट देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस में क्या इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो स्टार कनेक्टेड में लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होगा, डेल्टा में वोल्टेज इक्वल होगा, स्टार में क्या नहीं इक्वल होगा? वोल्टेज नहीं इक्वल होगा, डेल्टा में क्या नहीं इक्वल होगा? करंट नहीं इक्वल होगा। तो बच्चों जो चीज़ इसमें इक्वल नहीं है, इसमें जो चीज़ इक्वल नहीं है उनमें हमें रिलेशन डिराइव करना है। जैसे स्टार में क्या नहीं इक्वल है? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल नहीं है। तो भाई इक्वल नहीं है तो दोनों में क्या कुछ रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और इसी रिलेशन को हमें आगे पढ़ना है। इसमें किसके किसके रिलेशन को पढ़ना है? हमें लाइन करंट और फेज करंट के रिलेशन के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि वो इक्वल नहीं है तो कुछ रिलेशन उनके बीच हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसी रिलेशन को डिराइव करना है, उसी पे हमको बात करनी है। तो बच्चों इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें एक वीडियो तो पूरा स्टार से रिलेटेड बातें रहेंगी और दूसरे वीडियो में पूरा डेल्टा से रिलेटेड बातें रहेंगी, ठीक है। और एक आखिरी में और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स होंगे थ्री फेज सिस्टम के। बट यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक इंट्रोडक्शन था, यहाँ तक बेसिक था। इतना अगर आपको नहीं आता है तो फिर आगे पढ़ना आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आगे तो लगेगा कि सर क्या बार बार वही एसी सर्किट पढ़ा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना आप? और इवन मैं आगे पढ़ाऊँ ही ना तो खुद से आप कर सकते हो। बट चलिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्टार और डेल्टा के लिए। तो ये बच्चों आपको इतना बेसिक क्लियर होना चाहिए कि मैं शुरू से एक बार कर दे रहा हूँ। तीनों फेज़ जो जनरेट हुए हैं, फेज़ वोल्टेज, उनका इक्वेशन क्या होता है, उनके वेव डायग्राम कैसे बनते हैं, फेजर डायग्राम कैसे बनते हैं, कॉम्प्लेक्स नोटेशन उनके क्या होते हैं, तीनों के फेज का ऑर्डर क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, नेम क्या होता है, कितने टाइप के इंटरकनेक्शन होते हैं, है ना। और उन इंटरकनेक्शन में जो खास बातें हैं वो आपको आना चाहिए। लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन करंट, फेज करंट क्या होता है, ये आपको पहचानने आना चाहिए। तो इतना अगर आपको आता है तो फिर आगे मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी और इसको आप अच्छे से पढ़ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टार कनेक्टेड सिस्टम। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत।